सोचो अगर मैं तुमसे कहूँ एक टाइम पे इंडिया का स्टॉक मार्केट रिमोट कंट्रोल से चल रहा था, सेंसेक्स ऊपर जाता तो लोग पूछते थे कौन सा स्टॉक बढ़ा और जवाब होता था जो हर्षद मेहता ने खरीदा। हर्षद मेहता ना कोई मिनिस्टर है और न ही कोई आरबीआई गवर्नर, एक सिंपल सा स्टॉक ब्रोकर जिसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव को 1,35,00,000 रिश्वत देने की बात कही। हर्षद मेहता जिसने एडवांस में ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 26 करोड़ टैक्स पे किए, जो उस टाइम पर किसी भी इंडिविजुअल द्वारा दिया गया सबसे बड़ा टैक्स अमाउंट था। उस टाइम पर टाटा, अंबानी, बिरला नहीं बल्कि हर्षद मेहता सबसे ज्यादा टैक्स देता था। हर्षद मेहता जिसने बीएससी के 1 करोड़ पैसे को एडवांस में ही पे कर दिया। हर्षद मेहता कम समय में ही इंडियन स्टॉक मार्केट के उन ऊंचाइयों तक पहुंचता है जहां तक पहुंचने में लोगों को कई साल लग जाता है। कम समय में ही हर्षद मेहता स्टॉक ट्रेडिंग करके अरबपति बन जाता है। हर्षद मेहता एक ऐसा ब्रोकर जिसे पूरा इंडिया बिग बुल के नाम से जानता था, जो दलाल स्ट्रीम का अमिताभ बच्चन बन गया था, जिसके खरीदे हुए स्टॉक अखबारों के फ्रंट पेज पर छपते थे, जिसे मिडिल क्लास इन्वेस्टर अपना रोल मॉडल मानते थे। हर्षद मेहता जिसने इंडियन स्टॉक मार्केट को 4 से 5 गुना ऊपर उठाया, जिसने बैंकिंग सिस्टम के खामियों का फायदा उठाते हुए सेंसेक्स को 700-800 पॉइंट से उठाकर 4,000 के ऊपर पहुंचा दिया। मुंबई के प्राइम लोकेशन मधुली पर जिसका पेंट हाउस था, कीमत 35 से 32 करोड़, 15 से 20 लग्जरी कारों का कलेक्शन, जो उस टाइम पर इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैनों के पास भी नहीं था। भारत का पहला व्यक्ति जिसने टोयोटा लेक्सस एलएस 400 खरीदा, कीमत 45 से 55 लाख, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी। उस टाइम पे जब भी टोयोटा लेक्सस की चर्चा होती, सबसे पहले हर्षद मेहता का नाम सामने आता। यह कार हर्षद मेहता ने दुबई से इम्पोर्ट कराया था, क्योंकि उस टाइम पर टोयोटा भारत में अपनी कारें नहीं बेचता था। यही वो कार है जिसे देखकर टाइम्स ऑफ इंडिया के एक जर्नलिस्ट की नजर हर्षद मेहता पर पड़ती है और आगे चलकर बाद में उसी जर्नलिस्ट ने हर्षद मेहता को 1992 में एक्सपोज कर दिया। तो कैसे एक लग्जरी कार ने हर्षद मेहता को एक्सपोज किया, और क्या हर्षद मेहता इतना बड़ा आदमी था कि टाटा, बिरला, अंबानी को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दे? हर्षद मेहता के पास इतने पैसे आए कहां से? कैसे हर्षद मेहता बैंकों के हजारों करोड़ पैसे को स्टॉक मार्केट में घुमाता था? कैसे हर्षद मेहता ने एसीसी सीमेंट के शेयर को 200 से 9,000 की कीमत तक पहुंचा दिया? तो आखिरकार कैसे हर्षद मेहता ने 5,000 करोड़ का स्कैम किया? कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे? और जब स्कैम सामने आई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने तो अपने रिपोर्ट में कई सारे बैंकों के टॉप मैनेजमेंट, मिनिस्टर, मिनिस्ट्री, बड़े बड़े ब्रोकर्स और यहाँ तक कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के भी शामिल होने का दावा किया। लेकिन हर्षद मेहता बस को सजा क्यों मिली? कैसे शेयर बाजार का बिग बुल सिस्टम का सबसे बड़ा विलन बन गया? क्या है स्कैम 1992 और हर्षद मेहता की असली कहानी? क्या हर्षद मेहता इतना बड़ा जीनियस था या सिस्टम ही इतना कमजोर था कि एक आदमी उसे तोड़कर रख दे? 29 जुलाई 1954 में हर्षद मेहता का जन्म राजकोट जिले के पनेली मोती में एक गुजराती जैन परिवार में हुआ था। पिता शांतिलाल मेहता मुंबई के बोरीवली और कांदीवली में कपड़े का एक छोटा सा दुकान चलाते थे। माता रसीला बिन मेहता एक हाउसवाइफ थी। 4 भाइयों में हर्षद मेहता दूसरे नंबर का था। सबसे बड़ा भाई अश्विन मेहता, फिर हर्षद मेहता, सुधीर मेहता और हितेश मेहता का नाम आता है। हर्षद मेहता का शुरुआती बचपन मुंबई के कांदीवली में बीता। 1964 में जब हर्षद मेहता के पिता शांतिलाल मेहता की तबीयत खराब हुई, तो स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हर्षद मेहता का पूरा परिवार रायपुर शिफ्ट हो जाता है। 1964 से 1974 का जो दौर होता है, वो हर्षद मेहता और उनके परिवार के लिए बहुत बुरा दौर होता है, जब शांतिलाल मेहता को व्यापार में भारी घाटा होता है और वे पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। कर्ज चुकाने के लिए शांतिलाल मेहता को अपनी पत्नी रसीला बेन मेहता के गहने बेचने पड़ते हैं। लेकिन इन सभी कठिनाइयों के बावजूद शांतिलाल मेहता अपने फर्ज को बखूबी निभाता है। हर्षद शांतिलाल मेहता ने रायपुर के बायरन बाजार स्थित होली क्रॉस हायर सेकेंडरी स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और हायर एजुकेशन के लिए हर्षद मेहता 1973 में मुंबई चला जाता है। मुंबई में हर्षद मेहता अपने चाचा चाची के यहाँ रहता है। 1976 में मुंबई के लजपत राय कॉलेज से बीकॉम की डिग्री प्राप्त करने के बाद हर्षद मेहता अगले 8 सालों तक कई सारे छोटी मोटी नौकरियां करता है। हर्षद मेहता अपने रिश्तेदार के दुकान में मोजे बेचने का काम करता है, सीमेंट बेचता है और हीरो की छटाई का भी काम करता है। इसी बीच हर्षद मेहता की मुलाकात ज्योति दोषी से होती है। ज्योति दोषी हर्षद मेहता की पड़ोसन थी और नवरात्रि के दौरान डांडिया रास खेलते हुए हर्षद मेहता की मुलाकात ज्योति दोषी से होती है। बाद में चलकर दोनों ने 17 मई 1977 को शादी कर ली। हर्षद मेहता अपने कैरियर की शुरुआत न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से करता है, जहां पर वो सेल्समैन की नौकरी
करता है। इसी दौरान हर्षद मेहता की दिलचस्पी स्टॉक मार्केट पर बढ़ती है और दोपहर के लंच के बाद हर्षद मेहता बीएससी जाने लगता है और कुछ समय बाद हर्षद मेहता अपनी नौकरी भी छोड़ देता है। 1980 के दशक की शुरुआत में हर्षद मेहता ब्रोकरेज फर्म बी अम्बालाल एंड सन्स में क्लर्क की नौकरी करता है और बाद में आगे जाकर ब्रोकर पीडी शुक्ला के लिए जॉबर के रूप में काम करता है। 1981 में हर्षद मेहता जे.एल. शाह और नंदलाल सेठ के लिए सब ब्रोकर का काम करता है। सब ब्रोकर के रूप में हर्षद मेहता काफी अनुभव प्राप्त करता है। धीरे धीरे करके बाजार की बारीकियों को समझता है, लोगों से मिलता है और भरोसा बनाता है। इसी बीच हर्षद मेहता की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बारे में हर्षद मेहता ने कभी सोचा भी नहीं था। वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। 18 मार्च 1982 का वो दिन जब मार्केट में अचानक से भारी गिरावट आती है। इस गिरावट से हर्षद मेहता को 10 लाख का नुकसान होता है। अपने घर, पत्नी के गहने सब कुछ गिरवी रखकर हर्षद मेहता ब्रोकर के पैसे चुकाता है। 18 मार्च 1982 का ब्लैक ट्यूसडे का इंसिडेंस। मार्केट में बियर कार्टेल एक्टिव हो जाते हैं और अग्रेसिव तरीके से शॉर्ट सेलिंग करने लग जाते हैं जिससे मार्केट क्रैश हो जाता है। दोपहर 2 बजे अचानक मार्केट क्रैश होना शुरू होता है और पैनिक सेलिंग के चलते 15 मिनट में सेंचुरी की सबसे बड़ी गिरावट हुई। इस गिरावट से हर्षद मेहता को 10 लाख का नुकसान होता है और हर्षद मेहता ऑलमोस्ट बर्बाद हो जाता है। अपनी पत्नी के गहने, घर सब कुछ गिरवी रख देता है ताकि ब्रोकर का पैसा चुका सके। इस इंसिडेंट के बाद बीएससी को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। जून 1982 को स्ट्रोक से हर्षद मेहता के पिता शांतिलाल मेहता की मृत्यु हो जाती है। उस समय हर्षद मेहता और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। हर्षद मेहता के पास अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे। 1982 का साल हर्षद मेहता के करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बहुत से लोग सिर्फ हर्षद मेहता के 1992 के स्कैम के बारे में बस जानते हैं, लेकिन उनके असली कहानी की शुरुआत तो 1982 के मार्केट क्रैश से हुई थी, जहां पर हर्षद मेहता पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। लेकिन इन सभी कठिनाइयों के बावजूद हर्षद मेहता ने 1984 में अपने भाई के साथ मिलकर ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी की शुरुआत की और बीएससी के सदस्य बनकर खुद की ब्रोकरेज फर्म शुरू की। बीएससी ने जब ब्रोकर कार्ड की नीलामी की तो हर्षद मेहता ने जे.एल. शाह और नंदलाल सेठ के वित्तीय सहयोग से ब्रोकर कार्ड खरीदा। हर्षद मेहता की शुरुआत बहुत ही साधारण था। 50 वर्ग फुट के ऑफिस से मार्केट का बिग बुल बनने तक का सफर। हर्षद मेहता ने जब अपनी कंपनी की शुरुआत की थी तब हर्षद मेहता की कंपनी 50 वर्ग फुट के ऑफिस से ऑपरेट होता था। ये वही दुकान था जहां पर हर्षद मेहता के पिता कपड़े बेचने के काम करते थे। हर्षद मेहता ने आगे चलकर इस दुकान को अपने ऑफिस में बदल दिया। हर्षद मेहता के पिता ने 250 रुपए प्रति माह पर यह दुकान किराए पर लिया था, जो बाद में चलकर हर्षद मेहता को कमर्शियल वर्क के लिए 500 रुपए प्रति माह किराए पर दिया जाता है। इसके बाद हर्षद मेहता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर्षद मेहता का कारोबार बढ़ने लगा। बढ़ते कारोबार को देखते हुए हर्षद मेहता ने हेडलून हाउस के पास एक बड़ा ऑफिस बनाया और बाद में 1985 में नरीम पॉइंट के मेकर चेंबर वी में एक बड़ा आधुनिक कार्यालय अधिग्रहित किया। उस टाइम पर नरीम पॉइंट मुंबई का सबसे महंगा कमर्शियल इलाका हुआ करता था। इसी बीच मनु मानिक की नजर हर्षद मेहता पर पड़ती है। हर्षद मेहता के बढ़ते प्रभाव से बियर कार्टेल डर गया था और वे हर्षद मेहता के इमेज को खराब करना चाहते थे, क्योंकि अगर इसी तरह मार्केट ऊपर जाता रहा तो बियर कार्टेल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। 1819 के दशक में बियर कार्टेल बहुत ही पावरफुल थे, लेकिन हर्षद मेहता के आने के बाद बियर कार्टेल को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन क्या होता है ये बियर कार्टेल और बुल कार्टेल, किस तरह से ये दोनों मार्केट को ऑपरेट करते हैं? देखिए, मार्केट में 2 तरह के ऑपरेटर होते हैं, एक बुल ऑपरेटर और दूसरा बियर ऑपरेटर, जिसे बुल कार्टेल एंड बियर कार्टेल भी कहा जाता है। बुल कार्टेल शेयर के प्राइस को बढ़ाकर पैसा कमाता है और वही बियर कार्टेल शेयर के प्राइस को गिराकर पैसा कमाता है। हर्षद मेहता एक बुल ऑपरेटर था जो स्टॉक के प्राइस को बढ़ाकर पैसा कमाता था, लेकिन मनु मानिक मुद्रा एक बियर ऑपरेटर था जो शेयर की कीमत को गिराकर पैसा कमाता था। मनु मानिक का बियर कार्टेल 1980 के इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा, पावरफुल और ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क था। जिस तरह हर्षद मेहता को मार्केट का बिग बुल कहा जाता था, उसी तरह मनु मानिक मुद्रा को स्टॉक मार्केट का ब्लैक कोबरा कहा जाता था। मनु मार्केट का बियर कार्टेल कोलकाता बेस्ड ब्रोकर का एक ग्रुप था। इस कार्टेल में फ्यूचर स्टॉक मार्केट लेजेंड्स शामिल थे जो बाद में जाकर इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर बने। राधा किशन दमानी, राकेश झुनझुनवाला
और राजू, इन तीनों को एक साथ ट्रिपल आर ग्रुप कहा जाता था, जो उस टाइम पर काफी फेमस था। लेकिन हर्षद मेहता के अग्रेसिव बुल स्ट्रेटजी के कारण बियर कार्टेल परेशान हो गया था और इस वजह से बियर कार्टेल को भारी नुकसान भी हो रहा था। बियर कार्टेल किसी भी तरह करके हर्षद मेहता के इमेज को खराब करना चाहते थे ताकि बुल रन रुके और वे पैसा कमाए। इसी बीच 1986 में फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने कुछ ऐसा बजट डिसीजन लिया जो बिजनेस के लिए अनफेवरेबल था, जिससे मार्केट गिरने लगा। हर्षद मेहता ने स्पीक के शेयर हैवी क्वांटिटी में खरीदे थे। मनु मानिक और बियर कार्टेल ने यह मौका देखकर स्पीक के शेयर में हैवी शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी। मार्केट में रूमर फैलाया गया हर्षद मेहता पर बीएसई का 1 करोड़ से ज्यादा मार्जिन लोन है और हर्षद मेहता इसे रीपे नहीं कर पाएगा और बैंक करप्ट हो जाएगा। इस तरह बियर कार्टेल और हर्षद मेहता के बीच बैटल होने लगती है। हर्षद मेहता ने लेजेंडरी जवाब देते हुए बीएसई का 1 करोड़ मार्जिन लोन के पैसे को 14 दिन पहले ही पे कर दिया, जिससे हर्षद मेहता की इमेज बच गई। लेकिन इससे हर्षद मेहता को 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ। इस इंसिडेंट के बाद हर्षद मेहता काफी फेमस हो जाता है। मीडिया और अखबारों में हर्षद मेहता की फोटो छपते हैं। हर्षद मेहता बाजार का बड़ा खिलाड़ी बन चुका था। हर्षद मेहता को मार्केट का बिग बुल और अमिताभ बच्चन जैसे नाम मिलने लगे। हर्षद मेहता अब किंग बन चुका था। उनका 15,000 स्क्वायर फीट का घर, वो लग्जरी लेक्सस कार उस जमाने में चर्चा का विषय बन गया। 1990 में हर्षद मेहता ने मुंबई के वर्ली में मधुली बिल्डिंग में 8 से 9 फ्लैट्स को जोड़कर एक विशाल पेंट हाउस बनाया, जो 12,000 से लेकर 15,000 वर्ग फुट में फैला हुआ था। 1990 के दशक में इसकी कीमत 32 से 35 करोड़ थी। लेकिन बाद में हर्षद मेहता स्कैम सामने आने के बाद इस पेंट हाउस को एक नीलामी में स्टॉक ब्रोकर अशोक समानी ने 32 करोड़ 6 लाख में खरीदा। हर्षद मेहता के पास 15 से 20 लग्जरी ब्रांडेड कारों का कलेक्शन था, जिनमें सबसे अधिक चर्चित टोयोटा लेक्सस LS 400 था। यह हर्षद मेहता की फेवरेट और सबसे फेमस कार थी। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत में लेक्सस मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। इस कार की कीमत 45 से 50 लाख रुपए थी, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी। इस कार ने ही जर्नलिस्ट सुचेता दलाल का ध्यान हर्षद मेहता की ओर खींचा, जिसके बाद जर्नलिस्ट सुचेता दलाल हर्षद मेहता की निगरानी करने लगती है। एक स्टॉक ब्रोकर के पास इतना महंगा कार कहां से आया? एक स्टॉक ब्रोकर इतनी महंगी कार कैसे खरीद सकता है? सोचो, जो कार उस टाइम पे भारत के सबसे अमीर व्यापारियों के पास भी नहीं था, वह एक स्टॉक ब्रोकर के पास कहां से आई? हर्षद मेहता कम समय में इंडियन स्टॉक मार्केट के उन ऊंचाइयों तक पहुंचता है जहां तक पहुंचने में लोगों को कई साल लग जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर के लिए हर्षद मेहता एक रोल मॉडल बन जाता है। एक गरीब परिवार का लड़का जिसने सिस्टम को समझा, स्मार्ट तरीके से पैसे बनाया। जहाँ पहले इंडियन स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीरों तक सीमित था, अब आम लोग भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने लगे। 1989 में सेंसेक्स 700-800 पॉइंट पर ट्रेड कर रहा था और 1992 पर 4,000 पॉइंट को क्रॉस कर जाता है, यानी कि 3 सालों में 5 गुना। कोई भी इंडिविजुअल इंडियन स्टॉक मार्केट को 4-5 गुना नहीं उठा सकता, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ही बड़ा है। तो आखिरकार हर्षद मेहता कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाता है? उसके पास इतने पैसे आए कहां से? तो इसका जवाब है बैंकों के पैसे, जिसे हर्षद मेहता ने इलीगल तरीके से स्टॉक मार्केट में लगाया। लेकिन सवाल यह है कि बैंकों ने हर्षद मेहता को पैसा क्यों दिया? किन ट्रिक्स का यूज करके हर्षद मेहता ने बैंकों से पैसे लिए और कैसे उन पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाता है और पैसा कमाता है? इसके लिए सबसे पहले हमें बैंकिंग सिस्टम को समझना होगा, क्योंकि हर्षद मेहता ने जो स्कैम किया वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। 1819 का वो दौर बैंकों के लिए बहुत ही खराब दौर था, जब CRR और SLR ऑल टाइम हाई पर था। CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, SLR यानी कि स्टेट यूटिलिटी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो सभी बैंकों को अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक के पास जमा करके रखना पड़ता है। इस जमा राशि पर बैंकों को किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसे ही कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। और जब कभी भी गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करता है, जिसे पब्लिक के द्वारा खरीदा जाता है। इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में बैंकों को भी एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसे ही SLR कहते हैं। बैंकों को SLR के बदले गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिलता है। एक बैंक दूसरे बैंक से एक डील के तहत 15 दिनों के लिए शॉर्ट टर्म लोन लेता है, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कोलेटरल के तौर पर रखा जाता है। इसे ही RF यानी कि रेडी फॉरवर्ड डील कहते हैं।
1990 के दशक की शुरुआत में जब CRR 15% और SLR 38% था तो बैंकों की कुल जमा राशि का 53% हिस्सा लॉक्ड रहता था। यानी कि बैंकों के पास अपने टोटल डिपॉजिट का एक बड़ा हिस्सा सरकार के पास जमा करके रखना पड़ता था। केवल 40 से 45% डिपॉजिट ही बैंकों के पास लोन देने के लिए होता था। करंट टाइम की बात करें तो CRR 3% और SLR 18% के आसपास है। यानी कि CRR और SLR अभी के टाइम में करीब 21% है। अभी के टाइम में बैंकों को अपने टोटल डिपॉजिट का 21% हिस्सा गवर्नमेंट के पास जमा करके रखना पड़ता है। लेकिन 18-19 के दौर में CRR और SLR हाई होने के कारण बैंकों के बीच लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए रेडी फॉरवर्ड डील का यूज काफी बढ़ जाता है। लेकिन एक बैंक दूसरे बैंक से डायरेक्ट डील नहीं करता था बल्कि एक ब्रोकर के थ्रू डील करता था। ब्रोकर का काम होता था दो ऐसे अलग अलग बैंकों को खोजना जिसमें से एक बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा हो जिसे वो लोन के रूप में देना चाहता हो और दूसरा बैंक जिसे लोन की जरूरत हो और वो अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कोलेटरल के तौर पर रखकर लोन ले। हर्षद मेहता भी मनी मार्केट में एक ब्रोकर का काम करता था। 1989 में हर्षद मेहता की एंट्री मनी मार्केट में तब होती है जब मनी मार्केट का 90% हिस्सा 5 ब्रोकर के हाथों में था। इन ब्रोकर को सिटी बैंक का संरक्षण प्राप्त था। लेकिन इन सभी मुश्किलों को पार करते हुए हर्षद मेहता ने मनी मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनाई। जहां मनी मार्केट में आने से पहले मनी मार्केट का 90% हिस्सा 5 ब्रोकर के हाथों में था, वही 1991 आते तक हर्षद मेहता ने मनी मार्केट के 75% हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लिया। हर्षद मेहता ने कई नए ऑफिस ओपन किए और 200 से भी अधिक MBA और चार्टेड अकाउंटेंट की भर्ती की। बढ़ते कारोबार के कारण हर्षद मेहता ने अपनी इक्विटी मार्केट के कारोबार को अश्विन मेहता के हाथों में दे दिया और खुद मनी मार्केट के कारोबार को संभालने लगे। हर्षद मेहता ने जो स्कैम किया था उसका मैजिकल की रेडी फॉरवर्ड डील था, यानी कि RF डील। यही सबसे बड़ा लूप होल था। बैंक से पैसा बेचने वाले बैंक को जाना चाहिए था, लेकिन कई बार चेक सीधे ब्रोकर यानी कि हर्षद मेहता के नाम पर जारी किया जाता। RBI के नियम के हिसाब से यह गलत था, लेकिन बैंक इस बात से अनजान रहते थे कि असल पैसा कहां जा रहा है। जहां बैंक से बैंक को पैसा जाना चाहिए था वही चेक अक्सर ब्रोकर के हाथों में पहुंचने लगा। बैंक समझ रहे थे कि प्रक्रिया सही है, हर्षद मेहता समझ रहा था मौका बड़ा है। हर्षद मेहता ने वही किया जो बहुत कम लोग कर पाते। उन्होंने सिस्टम को समझा और फिर उसे अपने फायदे के लिए उपयोग किया। जो पैसा सरकारी सिक्योरिटीज में लगना चाहिए था वो शेयर मार्केट में लगने लगा और फिर जो हुआ वो भारत के इतिहास में दर्ज हो गया। शेयरों की कीमतें उछलने लगी। आम आदमी से लेकर बड़े निवेशक सब बाजार पर टूट पड़े। हर्षद मेहता के द्वारा खरीदे गए स्टॉक अखबारों के फ्रंट पेज पर छपते थे। SCC जैसे शेयर कुछ ही महीनों में ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचे जहां पहुंचने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कीमतें आसमान छूने लगी। SCC सीमेंट की कीमत 1991 में लगभग 200 थी, जिसे हर्षद मेहता ने अप्रैल 1991 से मई 1992 के बीच अपने घोटाले के दौरान 9000 तक पहुंचा दिया। लेकिन स्कैम सामने आने के बाद 1992 में ही SCC सीमेंट की कीमत 158 रुपये तक गिर गई, यानी कि अपने पीक प्राइस से 98% गिर गई। SCC सीमेंट के अलावा हर्षद मेहता ने स्टारलाइट, वीडियोकॉन, अपोलो टायर्स, रिलायंस, हीरो होंडा जैसे कई सारे शेयरों की कीमतों को आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाया, जिससे शेयरों की कीमतें आसमान छूने लगी। हर दिन मीडिया हर्षद मेहता का नाम लेता, लोग उन्हें बिग बुल कहने लगे। हर्षद मेहता की घर की तस्वीरें मैगजीन में छपती। हर्षद मेहता का कार चर्चा का विषय बन गया। भारत ने पहली बार देखा जब एक स्टॉक ब्रोकर सेलिब्रिटी बन गया था। लेकिन पैसा हवा की तरह होता है, जितनी तेजी से ऊपर उड़ता है गिरता भी उतनी ही तेजी से है। जब हर्षद मेहता से पूछा जाता आपके द्वारा खरीदे गए स्टॉक की कीमतें इतनी क्यों बढ़ रही है, तो हर्षद मेहता अपना रिप्लेसमेंट कॉस्ट थ्योरी बताता। हर्षद मेहता का मानना था कि किसी भी कंपनी के शेयर की कीमत उतनी ही होनी चाहिए जितनी खर्चा आज वैसी ही नई कंपनी खड़ी करने में लगेगा। इस थ्योरी से हर्षद मेहता ने इन्वेस्टर का भरोसा जीता और वो RF डील, जिसका फायदा उठाकर हर्षद मेहता ने इतना बड़ा स्कैम किया। RF डील में जो सिक्योरिटी कोलेटरल के तौर पर रखी जाती है वो गवर्नमेंट इशू
करता है और यह सिक्योरिटी फिजिकल सिक्योरिटी नहीं होती बल्कि एक पेपर का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बैंकों द्वारा जमा किए गए पैसे, उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट और सिक्योरिटी की करंट वैल्यू होती है, जिसके बेस पर सिक्योरिटी को कोलेटरल के तौर पर यूज किया जाता है। जब भी बैंकों को पैसों की जरूरत होती है तब बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आपस में बेचते और खरीदते थे और इस डील में जो ट्रांजैक्शन होता था यानी कि सिक्योरिटी का जो लेन देन होता था उसका रिकॉर्ड आरबीआई के पास होता था। सभी बैंकों के पास आरबीआई में एक अकाउंट होता है जिसमें बैंकों के द्वारा खरीदे गए गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रिकॉर्ड होता है। इसे सीजीएल यानी कि सब्सिडरी जनरल लेजर कहा जाता है। सीजीएल अकाउंट का मेंटेनेंस आरबीआई के पीडीओ यानी कि पब्लिक डेट ऑफिस में होता है। पीडीओ ऑफिस आरबीआई का वह डिपार्टमेंट है जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रिकॉर्ड रखा जाता है। जब कभी भी बैंक आपस में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय एंड सेल करते हैं तो बैंकों को अपने सीजीएल अकाउंट में ऑडिट कराना पड़ता था, यानी कि बायर और सेलर बैंक को डील करने के लिए आरबीआई के पीडीओ ऑफिस जाना पड़ता और अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रिकॉर्ड को ऑडिट कराना पड़ता। यह वो वक्त था जब भारतीय वित्तीय बाजार में डिजिटलाइजेशन नाम की कोई चीज नहीं थी। सारा सिस्टम कागज और भरोसे पर चल रहा था। यदि कोई भी बैंक को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचनी या खरीदनी होती थी तो उसे आरबीआई के पीडीओ ऑफिस जाना पड़ता था। 1819 के दशक पर बैंकों पर मुनाफा कमाने का बहुत दबाव था, इसीलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर ट्रेड करना बैंकों की मजबूरी बन गई थी, जिससे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लेन देन बहुत बढ़ जाता है। मनी मार्केट में 70% लेन देन आरएफ डील के अंतर्गत होने लगता है। आरएफ डील में शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना, कोलेटरल के रूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लोन देने वाले बैंक को देना, फिर लोन का रीपेमेंट करके गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वापस पैसे देने वाले बैंक से लेना रिवर्स प्रोसेस होता था, यानी कि लोन शॉर्ट टर्म और अस्थायी था, जिस वजह से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना और लोन रीपेमेंट करने के बाद प्रोसेस को रिवर्स करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। इसीलिए जो बैंक थे वो उस टाइम पर बीआर यानी कि बैंक रिसिप्ट का उपयोग करने लगते हैं। बैंक रिसिप्ट इस बात का प्रूफ था जो बैंक लोन ले रहा है उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और यदि वो लोन नहीं दे पाता है तो लोन देने वाला बैंक इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचकर अपना लोन रिकवर कर सकता है। सारा खेल यहीं से शुरू होता है जब कई सारे बैंक हर्षद मेहता के लिए फेक बीआर इशू करते हैं। बैंक ऑफ क्राड, मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक जैसे छोटे बैंकों के साथ मिलकर हर्षद मेहता नकली बीआर तैयार करता है। इस रिसिप्ट में लिखा होता था सिक्योरिटी है, लेकिन असल में बैंकों के पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी। सारा खेल नकली बैंक रिसिप्ट पर टिका था। हर्षद मेहता खुद के पैसे को स्टॉक मार्केट में नहीं लगाता था, बल्कि फेक बीआर के थ्रू बैंकों से पैसा लेता और फिर बैंकों के पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाता, मार्केट को मैन्युपुलेट करता, जिससे कई सारे स्टॉक की प्राइस आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ जाता। हर्षद मेहता के सिलेक्टेड स्टॉक में ब्लू चिप स्टॉक होते। हर्षद मेहता आर्टिफिशियल तरीके से डिमांड क्रिएट करता, मीडिया में बिग बुल बाइंग की खबर लीक होती और रिटेल इन्वेस्टर की एंट्री होते ही स्टॉक की कीमतें आसमान छूने लगती। जैसे ही कीमतें बढ़ती हर्षद मेहता अपने शेयर बेच देता और इस तरह हर्षद मेहता बाद में बैंकों से जो पैसे लिए थे उसे वापस कर देता। फेक बीआर के थ्रू बैंकों से पैसे लेना, फिर बैंकों के पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाना, आर्टिफिशियल तरीके से शेयरों के प्राइस को बढ़ाकर पैसे कमाना, यही हर्षद मेहता का पैटर्न बन चुका था। हर्षद मेहता काफी फेमस हो जाता है, बाजार का एक बड़ा खिलाड़ी बन जाता है। हर्षद मेहता के इन कारनामों से 1991 से 1992 तक स्टॉक मार्केट में ऐसा उछाल आता है जैसा भारत के स्टॉक मार्केट ने कभी देखा ही नहीं था। सेंसेक्स 4 गुना उछल जाता है। कारण था बैंकों का पैसा जिसे हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट में लगाया। हर्षद मेहता का बढ़ता हुआ प्रभाव जिससे रिटेल इन्वेस्टर की संख्या स्टॉक मार्केट में तेजी से बढ़ जाती है। 1819 का वो दशक जब भारतीय शेयर बाजार और भारतीय अर्थव्यवस्था बदलाव के दौर से गुजर रहा था। 18 के दशक में भारत के बाजार और अर्थव्यवस्था ने खुद को पहचाना। 18 के दशक में ही बीएसई को एक ऐसे इंडेक्स की जरूरत महसूस होने लगी जो पूरे बाजार की दिशा को बताए। यहीं से सेंसेक्स की शुरुआत होती है। सेंसेक्स का बेस ईयर 1979 था। बेस पॉइंट 100 रखा गया, लेकिन इस टाइम पर जो सेंसेक्स था वो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं था और बाद में 1986 में सेंसेक्स को पब्लिकली किया गया, यानी कि सेंसेक्स की शुरुआत 1986 में हुआ था। तब यह 500 पॉइंट के आसपास ट्रेड कर रहा था। शुरुआत में बीएसई के इस इंडेक्स को सेंसिटिव इंडेक्स नाम दिया गया था, लेकिन बाद में 1989
1988 में दीपक मोहनी के द्वारा सेंसेक्स नाम दिया गया। आज ये नाम BSE से भी ज्यादा फेमस है। इसी बीच 12 अप्रैल 1988 में सेबी का फाउंडेशन एक नॉन स्टेट यूटिलिटी बॉडी के रूप में होता है, यानी कि सेबी के पास स्टॉक मार्केट रिलेटेड नियम कानून बनाने का तो पावर होता है, लेकिन इस नियम कानून का उल्लंघन करने वाले को सजा देने की पावर नहीं होती। उस टाइम पे भारत का शेयर बाजार अनरेगुलेटेड था, कोई नियम कानून की शक्ति नहीं थी, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट बॉडी नहीं थी जो इनसाइडर ट्रेडिंग, शेयरों की कीमतों में हेराफेरी और धोखाधड़ी को रोकता। जहां सेंसेक्स को 1000 पॉइंट टच करने में 11 साल लगे, वही कुछ ही सालों में सेंसेक्स 4 से 5 गुना हो जाता है। अपने बेस ईयर 1989 में सेंसेक्स 100 पॉइंट से शुरू होता है और 1990 में पहली बार 1000 पॉइंट को टच करता है। 1980 के दशक में ही हर्षद मेहता की एंट्री इंडियन स्टॉक मार्केट में होती है। हर्षद मेहता जिसने एक छोटे से स्टॉक ब्रोकर के रूप में शुरुआत की और बाजार का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा आर्थिक सुधार लाया जाता है, लाइसेंस राज खत्म कर दिया जाता है, विदेशी निवेशकों के लिए दरवाजे खोले जाते हैं और बाजार में नई चाल आती है। पहली बार जनवरी 1992 में सेंसेक्स 2000 पॉइंट को क्रॉस करता है और फरवरी 1992 में 3000 और अप्रैल आते तक 4500 के करीब पहुंच जाता है। 1992 में अपने पीक टाइम पर सेंसेक्स 4467 पॉइंट पर ट्रेड कर रहा था। कहा जाता है हर्षद मेहता स्कीम की शुरुआत 1989 में ही हो गई थी। तब सेंसेक्स 700 पॉइंट पर ट्रेड कर रहा था। 11 साल लगा 1000 पॉइंट तक पहुंचने में, फिर सिर्फ 2.5 महीने में ही 2000 से सीधा 4000। क्या यह इंडिया की तरक्की थी या हर्षद मेहता का स्कीम? 3 सालों में 5 गुना। लेकिन सच तो यही है कि 1992 का रिटर्न न एक स्कीम था जिसे हर्षद मेहता ने किया। 13 अप्रैल 1992 का वह दिन जब सब कुछ बिखर जाता है, जब जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक फ्रंट पेज पर एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसका हेडलाइन था, मार्केट का बिग बुल कहे जाने वाले ब्रोकर का SBI में 500 करोड़ बकाया। SBI ने अपने इस ब्रोकर को 500 करोड़ रुपए के सिक्योरिटीज को तुरंत सेटलमेंट करने को कहा है, जिससे बाजार में घबराहट फैल जाता है। हर्षद मेहता पर SBI का लगभग 622 करोड़ 52 लाख रुपया बकाया था। रिकॉर्ड बताते हैं कि हर्षद मेहता ने सुचेता दलाल के खबर पब्लिश करने से पहले करीब 4 कार्य दिवस में 616 करोड़ 17 लाख से ज्यादा पैसे चेक के जरिए SBI को लौटा दिए थे। लेकिन आखिरी कुछ करोड़ लगभग 6 करोड़ 35 लाख भुगतान से पहले ही मामला लीक हो जाता है। अप्रैल 1992 में जैसे ही स्कीम की खुलासा हुई, सेंसेक्स गिरता है। अगस्त 1992 तक सेंसेक्स 50% तक गिर जाता है और BSE का सेंसेक्स 4500 से 2600 तक गिर जाता है। हर्षद मेहता का खेल खत्म। एक टाइम पर जिसे इंडियन स्टॉक मार्केट का बिग बुल कहा जाता था, मीडिया उसे विलन बना देती है। मिडिल क्लास इन्वेस्टर पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। 1992 के स्कीम के बाद छोटे इन्वेस्टर का मार्केट पर से विश्वास उठ गया और कई सालों तक रिटेल इन्वेस्टर ने स्टॉक मार्केट से दूरी बना ली। स्कीम सामने आने के बाद विजया बैंक के चेयरमैन ने सुसाइड कर ली। बैंक पैनिक हो जाते हैं और कई सारे बैंक कोलैप्स हो जाते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक जैसे छोटे बैंक बंद हो जाते हैं। फाइलें खुलती है, फेक BR एक्सपोज होता है और CBI एक्शन पर आती है। 4 जून 1992 को हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हर्षद मेहता पर 72 क्रिमिनल केस और 600 से ज्यादा सिविल केस दर्ज किए जाते हैं। सेबी लाइफ टाइम के लिए हर्षद मेहता को बैन कर देता है। 1992 में हर्षद मेहता की संपत्ति इतनी अधिक थी कि घोटाले उजागर होने से कुछ दिन पहले ही हर्षद मेहता ने 24 करोड़ का हाईएस्ट टैक्स पे किया था। कुछ लोगों का कहना था कि अगर हर्षद मेहता जीवित होता और पकड़ा न जाता तो हर्षद मेहता मुकेश अंबानी से भी अधिक अमीर होता। जब हर्षद मेहता जेल से बाहर आता है तब 16 जून 1993 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जिसमें हर्षद मेहता इंडिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को 1 करोड़ 35 लाख रिश्वत देने की बात कहता है। लेकिन सबूतों के अभाव में हर्षद मेहता के इस बात को खारिज कर दिया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में भारी हंगामे होने लगते हैं और जून 1992 में ही ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई जाती है। 17 महीने बाद GPC की रिपोर्ट सामने आई जिसमें पता चलता है कि स्कीम असल में
में 1989 में ही शुरू हो गया था। जीपीसी अपने रिपोर्ट में बताता है कि कई सारे बैंकों के टॉप मैनेजमेंट, बड़े बड़े ब्रोकर्स, मिनिस्टर, मिनिस्ट्री और यहाँ तक कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी इस स्कैम में शामिल थे, ऐसा दावा किया जाता है। सितंबर 1999 में हर्षद मेहता को 5 साल की सजा हुई और 25,000 का जुर्माना होता है और इसी बीच पुलिस कस्टडी में 31 दिसंबर 2001 को हार्ट अटैक से हर्षद मेहता की मौत हो जाती है। ये थी हर्षद मेहता की रियल कहानी, स्टॉक मार्केट के हीरो बनने से विलन बनने तक की कहानी। और हर्षद मेहता इंडियन स्टॉक मार्केट के हिस्ट्री में अमर हो गया। एक ऐसी रियल स्टोरी जिसने भारत के फाइनेंशियल सिस्टम, स्टॉक मार्केट, बैंक एंड रेगुलेशन को हमेशा के लिए बदल दिया। इस इंसिडेंट के बाद भारत के शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था में कई सारे बदलाव हुए। सेबी स्ट्रांग हो जाता है। हर्षद मेहता स्कैम से पहले सेबी के पास कोई कानूनी पावर नहीं था। घोटाले के बाद 1992 में सेबी अधिनियम पारित किया जाता है, जिससे सेबी को नियम बनाने और सजा देने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है। आज सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग, शेयरों की कीमतों में हेरा फेरी और धोखेधड़ी को रोक पाता है। आज भारत में कोई भी कंपनी सेबी की अनुमति के बिना अपना आईपीओ नहीं ला सकता। स्कैम ने दिखाया कि सिस्टम में कितनी खामियां हैं। इसके बाद सरकार ने एक ऐसे एक्सचेंज की जरूरत महसूस की जो पूरी तरह से डिजिटल हो और सेफ हो, और यहीं से शुरू होती है एनएससी की। 1992 में ही एनएससी की शुरुआत होती है। रूल एंड रेगुलेशन टाइट हुए। स्कैम के बाद इंडिया का मार्केट पूरा बदल जाता है। डीमेट अकाउंट की शुरुआत होती है। स्टॉक एक्सचेंज डिजिटल हुआ, बदला सिस्टम को बंद कर दिया जाता है। बैंकिंग सुपरवाइजरी कड़ा होता है और आज जो हम सुरक्षित पारदर्शी ट्रेडिंग सिस्टम देखते हैं वो इसी स्कैम का परिणाम है।